नाज़रीन, शाम के अंदर जो सबसे बड़ी जंग होना थी शाम के मुस्तकबिल के हवाले से, वो इस वक्त जब वो शुरू हो गई है, यानी जिसने इजरायली मफादात को चैलेंज करना था और शाम की रीयूनिफिकेशन करना थी, वो आखिरकार शुरू हो गई है। शाम की रीयूनिफिकेशन को पहले जब वो डायलॉग के जरिए हल करने की कोशिश की गई। एसडीएफ को कहा गया, बाकी ग्रुप्स को कहा गया कि वो इंटीग्रेट करें, और इसराइल को पुश बैक करने की जब वो कोशिश की गई कि वो सीरियन जो टेरिटरी है उसको छोड़ दे, और 8 दिसंबर के बाद उसने मजीद एक्सपेंशन की है, वो उस पुरानी लाइन ऑफ डिसएंगेजमेंट के ऊपर जब वो चला जाए। लेकिन इसराइल ने मजीद एक्सपेंशन की, बाकी ग्रुप्स को भी फंडिंग की जो कि तैयार हो रहे थे, कुछ ने मुआहदे कर लिए थे, कुछ तैयारी कर रहे थे कि ठीक है अब मामलात को सेटल डाउन करते हैं और एक यूनिफाइड सीरिया बनाते हैं। लेकिन इसराइली मुदाखलत की वजह से यह सारा मामला जो अटक गया, काफी इंतजार होता रहा, लेकिन यह मामला थ्रू डायलॉग हल नहीं हो सका। तो अब ये जंग जो अल्टीमेटली फिर यही होना था, इसराइल के साथ क्या सेटलमेंट जब हो सकती थी, क्योंकि इसराइल का बुनियादी मकसद ही शाम को एक फ्रैक्चर्ड स्टेट रखना है, लेबनान को एक फ्रैक्चर्ड स्टेट रखना है, इराक को एक फ्रैक्चर्ड स्टेट रखना है, और अल्टीमेटली अब ईरान के हवाले से उनका मकसद यही है कि इसको एक फ्रैक्चर्ड स्टेट बनाया जाए, 2-3 हिस्से जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप से लेकर बैठे हों, और अगर तेहरान के अंदर गवर्नमेंट मौजूद भी हो तो वो कमजोर सी गवर्नमेंट हो जो पूरे तेहरान के ऊपर रूल ना कर सके। इस तरह से इसराइली जो कंप्लीट हेजेमनी है रीजन पर, इससे उसका जब ख्वाब पूरा होता है। तो ये होगा नहीं, ठीक है ना। और ज़ाहिर है कि अब ये टर्की के मफादात के बिल्कुल खिलाफ है कि शाम जो है वो इस तरह से फ्रैक्चर्ड स्टेट रहे और ये सारे ग्रुप्स जो है वो उसके बॉर्डर के ऊपर बैठे रहें। तो अब जनाब अली ये जंग किसी भी तरफ जब जा सकती है, यानी ये इंटरनली एक खाना जंगी का एक और नया चैप्टर जो है वो हो सकता है। इस वक्त बड़ी मेजर फाइट जारी है अल-शरा की फोर्सेस और एसडीएफ के दरमियान। पिछले कई महीनों में इनकी झड़पें होती रही हैं, 4 दिन झड़पें हुई, फिर सीजफायर हो गया, जैसे सदरन सीरिया में द्रूज के साथ जो मसला हुआ, फिर हलब में इनके क्लैशेस होते रहते हैं, लेकिन ये बड़ी मेजर फाइट इनकी शुरू हो गई है। और इस वक्त अल-शरा की फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं और अमेरिकन जेट्स अब फ्लाई करना शुरू हो गए हैं अल-शरा की फोर्सेस के ऊपर। और चूंकि जेडी वैंस ने फोन किया और धमकी लगाई कि अगर तुम नहीं रुके तो फिर हम सैंक्शन लगा देंगे, अब अमेरिकी जेट्स आ गए। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिकी जेट्स जो हैं वो अल-शरा की फोर्सेस के ऊपर अटैक करेंगे, तो यह तो मामला और ज्यादा वर्स हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिकी धमकी के बाद अल-शरा यहां पर रुक भी जाता है तो उसके बाद क्या इसराइल एसटीएफ की सपोर्ट से पीछे हट जाएगा? क्या इसराइल जब वो शाम को एक यूनिफाइड शाम मानने पर एग्री हो जाएगा, क्या वो अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को रोक देगा? कभी भी नहीं। तो ये मसला जो है वो इसराइल के साथ डायलॉग हो ही नहीं सकता है, और ना डायलॉग के जरिए मसला हल होगा, ये थ्रू फोर्स ही हल होना है। अब ये बड़ा क्रिटिकल मामला है कि क्या अमेरिकन फोर्सेस अटैक करेंगी। इसराइल ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ने फौरी तौर पर इंटरवीन नहीं किया तो हम इंटरवीन करेंगे, यानी इसराइल उन अल-शरा की फोर्सेस पर जब अटैक करेगा, इसराइल ये धमकी लगा रहा है। और इधर जो इसराइली जमीनी फौज है उसने आगे एडवांस किया है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उधर ईरान की जंग होने जा रही है और उधर से शाम के अंदर ये बड़ा फ्रंट खुल गया है, और हिजबुल्लाह के हवाले से खबर यह है कि इसराइल एक मेजर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर। हालांकि ये जंग ना कभी रुकी है, इसराइल के मुसलसल हमले जारी हैं, लेकिन इसराइल एक मेजर अटैक की जब वो तैयारी कर रहा है लेबनान के ऊपर। और हिजबुल्लाह के चीफ ने थोड़ी देर पहले स्पीच की है, उन्होंने कहा है कि हम इस जंग में ईरान के साथ शरीक होंगे। और अगली जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये उनके अल्फाज हैं। उन्होंने कहा हम ये फैसला कुन जंग लड़ने जा रहे हैं और हम ईंट से ईंट बजा देंगे इसराइल की। देखिए, ट्रंप साहब ने अपने आप को एक ऐसी जंग के अंदर धकेल लिया है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। कल को हिजबुल्लाह बाद में खत्म हो जाए, लेकिन अगर तल अवीव में 100 मिसाइल गिर गए तो उसके बाद क्या होगा? अमेरिका को कोई मेजर डैमेज हो गया, मेडिटेरियन सी में उनके जो शिप्स खड़े होंगे, अगर हिजबुल्लाह ने वहां पर अटैक कर दिया, बाद में ईरान के अंदर कोई गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए, लेकिन अगर उनकी बेसिस तबाह हो गई और थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज हो गई तो फिर क्या होगा? फिर रह तो वो भी नहीं सकेंगे यहां पर। तो बात यह है कि एक ऐसी जंग है जो अनकंट्रोलेबल हो सकती है, यानी वो कंट्रोल तरीके से अपने नताइज यहां से अखज कर लेंगे, होने वाला नहीं है। लेबनान से लेकर इराक से लेकर यमन, ये सब तैयार बैठे हुए हैं, अंसारुल्लाह भी तैयार बैठा हुआ है।
ज़ाहिर है इनकी कोई ताकत अमेरिका के मुकाबले में नहीं है और इसराइल के मुकाबले में भी ये कोई बड़ी पावर्स नहीं है, लेकिन अंसारुल्लाह ने शिकस्त दी है अमेरिका को, यहां पर उनकी नेवी को। और हिजबुल्लाह पहले उन्होंने 2024 में फुल स्केल जंग लड़ी और फिर उसके बाद से मुसलसल हमले जारी हैं, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह मौजूद है। तो ये गोरिल्ला फोर्सेस का सर्वाइवल ही उनकी फतह होती है। तो हिजबुल्लाह के चीफ कह रहे हैं एक तो हम ईरान जंग में साथ होंगे, दूसरा हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये एग्जैक्टली जो वो उनके अल्फाज हैं। तो लेबनीज गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है उसको ये देखना है। और हिजबुल्लाह के हवाले से अब सऊदी अरेबिया और टर्की की जो अप्रोच है और कतर की जो अप्रोच है, क्या उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी, ये देखना है। अच्छा, इसके साथ जो है वो वहां ग्रीनलैंड से भी बड़ी खबर सामने आ रही है और ट्रंप ने धमकाया है कि अगर ग्रीनलैंड हमारे हवाले ना किया गया तो हम टैरिफ लगा देंगे, हम टैरिफ लगा देंगे अगर ग्रीनलैंड हमारे हवाले ना किया गया। तो ट्रंप अपनी पॉलिसी से वो काम जो चाइना ने करना था ट्रंप खुद ही कर रहा है। यानी एम्पायर के डिक्लाइन में चाइना को ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रंप साहब खुद ही वो काम कर रहे हैं। ये तो चाइना की स्ट्रेटजी होना थी कि भाई इनका आपस में को फड्डा पड़े, नहीं, वो ट्रंप साहब खुद ही ये काम कर रहे हैं, अपने इत्तेहादियों को चाइना की तरफ धकेल रहे हैं। जो ट्रस्ट था भाई, बाकी दुनिया को क्या ट्रस्ट था अमेरिका के ऊपर, ये यूरोप को यही आपस में थे ना। तो यूरोप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर कर दिया है ट्रंप ने, अमेरिका ने। यानी जितनी इनसिक्योरिटी उनको रशिया से है उतनी ही अब अमेरिका से होगी है। रशिया और चाइना तो ग्रीनलैंड पर हमला करने के लिए नहीं आ रहे हैं, अमेरिका आ रहा है ना। तो अब ट्रंप इस हद तक जा रहा है कि हम तो टैरिफ लगाएंगे। तो बड़ी तेजी के साथ ट्रंप साहब जब वो अपने इत्तेहादियों को डैमेज कर रहे हैं। वहां कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं अमेरिका की निस्बत, और उन्होंने जो चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उस पर जो ड्यूटी है, टैरिफ ड्यूटी है, वो भी रिड्यूस करने का जो फैसला कर लिया। तो ये जनाब सूरत हाल है, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा टेलीग्राफ की एक हेडलाइन तो देखिए। ये टेलीग्राफ की एक हेडलाइन जो है ना वो सब पे भारी है। ये अब उनका मीडिया है। ईरान मिलिट्री पावर मेड ट्रंप थिंक ट्वाइस। वाशिंगटन में जो अब वाशिंगटन की टोन बदली है, यूएस प्रेसिडेंट मिसाइल्स सिग्निफिकेंटली एंड द यूएस प्रेसिडेंट मिसाइल्स हैव नॉट मटीरियलाइज्ड। ईरान की जो मिलिट्री पावर है इसने ट्रंप को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। बहुत बड़ी हेडलाइन है ये, ईरान की ताकत का जो वो मुंह बोलता सबूत है। अगर ईरान के ये मिसाइल्स ना होते तो ट्रंप कब का ईरान पर हमला कर चुका होता। लेकिन ईरानी मिसाइल्स की ताकत को देखकर ट्रंप ने अपना किया हुआ फैसला भी वापस लिया और रिकंसिडर करना पड़ा है। थिंक ट्वाइस, अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा है। यानी मिसाइल्स की पावर देखकर ट्रंप घबराया है, टेलीग्राफ ये कहना चाह रहा है। बहुत बड़ी बात है। यानी अमेरिका ईरान के मिसाइल्स पावर देखकर उसको अपने प्लान चेंज करना पड़े हैं, उसको पीछे हटना पड़ा है, उसको दोबारा अपनी स्ट्रेटजी रीअसेस करना पड़ी है कि कहीं ये बिल्कुल ही उल्टा ना पड़ जाए। तो ये उल्टा पड़ेगा। कौन से नए प्लान्स बनाकर सामने आएंगे? वो जो मिलिशिया दाखिल करनी है, ऊपर से एयर स्ट्राइक्स करनी है, वो कोई 100% कोई ऐसा आइडियल प्लान तो नहीं है कि जिसके नतीजे में इनके रिजल्ट्स है वो इनको अचीव हो जाएंगे। टेलीग्राफ ये कह रहा है कि ईरानी मिसाइल्स ने हिला दिया है वॉशिंगटन को और तल अवीव को कि अगर ये बरसे तो फिर ये रोक नहीं पाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अमेरिकन बेसेस अंडर अटैक आ रही हैं। 20-20 मिसाइल्स भी वहां पर गिर गए तो फिर क्या होगा? 20-20 मिसाइल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तक इनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, कभी इन पर किसी ने ऐसा अटैक किया नहीं है, और ना ही तल अवीव में इस तरह से मिसाइल्स बरसे हैं जैसे पिछली 12 दिन की जंग में बरसे हैं। तो ईरान इनको नॉकडाउन कर सकता है, ये बात ध्यान में रखें। अच्छा, दूसरी बात नाज़रीन यह है कि अमेरिका और इजराइल की यहां पर स्ट्रेटजी ये नजर आती है कि वो एक ऐसी जंग लड़े ईरान के साथ जो इनका मिनिमल डैमेज करे और ये ब्रॉडर वॉर ना हो, यानी एक रीजनल वॉर ना हो। उधर से हुतीज मिसाइल फायर कर रहे हैं, उधर से हिजबुल्लाह आ गई है, उधर से इराकी रेजिस्टेंस खड़ी हो गई है, तमाम तरफ से जनाब मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात हो रही है, पूरा रीजन इसके लिपेट के अंदर आ गया है। वो चाहते हैं एक कंट्रोल्ड वॉर हो और जो ईरान का रिस्पॉन्स है वो मिनिमल डैमेज करे, और इसके नतीजे में ये ईरान में अपने मतलूबा मकासद हासिल कर लें, जो अब दो तरह के मकासद हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट ही तब्दील हो जाए, लेकिन ये उनको बहुत ही नामुमकिन लगता है। तो अब वो दूसरे प्लान की तरफ ज्यादा उनका फोकस है कि ठीक है, तेहरान के अंदर यही गवर्नमेंट रहे,
लेकिन सीरिया वाले मॉडल के ऊपर रहे कि अगर बशार अल असद बैठा हुआ है तो फिर शाम के 3 हिस्से किसी और के पास हैं, एक तरफ अमेरिकन बैठे हैं, एक तरफ दाइश बैठी है, एक तरफ एसडीएफ बैठी है। तो यहां ईरान के अंदर 3-4 ग्रुप्स मुख्तलिफ एरियाज लेकर बैठे हैं, तो तेहरान में गवर्नमेंट होगी तो वो कमजोर होगी और वैसे भी उसके खिलाफ वो फिर और बदनाम होगी, खाना जंगी अंदर जारी होगी, वो और बदनाम होगी, मजीद सैंक्शन लगेंगी, तो आने वाले टाइम में वो भी कोलैप्स हो ही जाएगी। तो ये अब वो दूसरे प्लान की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, ईरान इनको नॉकडाउन कर सकता है। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स, रशिया के दिए हुए सिकंदर मिसाइल्स, और ये जो टाइम चल रहा है जब उनको अभी अमेरिकी हमला पता नहीं कब होगा, तो इस दरमियान उनको सप्लाई पहुंच रही है और हो सकता है कि ईरान जब वो न्यूक्लियर की तरफ भी जा रहा हो, जब वो देख रहा है कि अमेरिका और इजराइल उसके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस ही के पीछे पड़ गए हैं, तो फिर वो न्यूक्लियर भी बना रहा होगा। लेकिन ये टेलीग्राफ कह रहा है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं बहरहाल उसने हिला दिया है ट्रंप को। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले जारी की है कि हमारे पास ये इंटेलिजेंस आई है कि ईरान हमारी बेसिस पर अटैक करने के लिए ऑप्शंस तैयार कर रहा है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, वी हैव रिसीव्ड रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग दैट ईरान इज वर्किंग ऑन प्रिपेयरिंग ऑप्शंस टू टारगेट यूएस बेसिस। हमने पहले भी कहा है और अब एक बार फिर कह रहे हैं कि ट्रंप से पंगा मत लेना। व्हाइट हाउस यह कह रहा है कि ट्रंप ऑल ऑप्शंस को रिगार्डिंग ईरान के हवाले से वो ओपन रखे हुए है। अच्छा, ये देखें, स्टेटमेंट जारी करना कि हम बेसिस को अटैक करेंगे और एक्चुअली जाकर एक डिस्ट्रक्टिव हमला करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। ईरान ने 2 मरतबा अमेरिकन बेसिस को पहले भी निशाना बनाया है। एक दफा कासिम सुलेमानी को जब टारगेट किया गया तो उसके रिस्पांस में ईरान ने निशाना बनाया, फिर जो इससे पहले अमेरिका ने हमला किया तो उसके रिस्पांस में ईरान ने निशाना बनाया। लेकिन ये दोनों जो अटैक थे ये सिंबॉलिक अटैक थे, तो कोई जुर्रत नहीं कर सकता है अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाए, ना आज तक कोई बना सका है। और ईरान ने भी जो हमले किए हैं वो सिंबॉलिक अटैक किए हैं और बिल्कुल सही किया है। उस दोनों हमलों में उनकी विजडम ही थी। पिछली बार भी उन्होंने एक सिंबॉलिक अटैक किया, उनको ऐसा ही करना चाहिए था क्योंकि वहां पर उसके फौरी बाद उनको सीज फायर मिल गया, तो उन्होंने सीज फायर की तरफ ही जाना था, जंग को बढ़ाना नहीं था। तो वो स्ट्रेटजी सही थी। तो एक एक्चुअल अटैक करना जिसमें अमेरिकन कैजुअलिटीज हो या अमेरिकन डिस्ट्रक्शन हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद एक आलमी जंग छिड़ सकती है, इसके बाद न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कोई शुगल की बात नहीं है। तो एक होती है स्टेटमेंट्स, हम ये करेंगे, हम ऐसा रिस्पॉन्स देंगे, एक वो बात होती है जो पसे पर्दा होती है। अगर वो असल बात वैसी ही हो कि हाँ ये हमला करेंगे और तबाहकुन करेंगे, तो फिर उनके भी पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, जो कि अमेरिका के छूट रहे हैं और ट्रंप को पीछे हटना पड़ा है और रिकंसिडर कर रहा है, मजीद फौजें भेज रहा है। पहले फौज कम है मिडिल ईस्ट के अंदर, अब मजीद फौजें भेजना पड़ रही हैं। तो ये बात कि ईरान वाकई सीरियस है इनकी बेसिस को निशाना बनाने के लिए, इससे अमेरिका के बहरहाल पसीने छूट रहे हैं, ये बात सही है। स्टेटमेंट्स तो ठीक है वो दे रहे हैं, लेकिन अब अगर हमारे पास इंटेलिजेंस है कि ईरान बकायदा ऑप्शंस तैयार कर रहा है कि यूएई में बेस को, कतर में बेस को, जॉर्डन में बेस को किस तरह कैसे निशाना बना रहा है, किस नौयत का हमला होगा, तो पसीने उनके छूट रहे हैं। तो बहरहाल ट्रंप ने अपने आप को एक ऐसी जंग में वो ड्रैग करके ले गया है जो बहुत बहुत ही बुरे तरीके से एम्पायर के खिलाफ बैकफायर हो सकती है। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मस और पर्शियन गल्फ, ये सारा मैदान जंग होगा। तेहरान में अच्छा कुछ धमाके हुए, 3 बड़े धमाके तेहरान के इर्द गिर्द जब वो सुने गए हैं। तेहरान शेकन बाय मल्टीपल एक्सप्लोजन्स साउंडेड लाइक बॉम्बिंग। अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी है, लेकिन वीडियोस आ रही हैं, बहुत बड़े यानी धुएं के बादल जब देखे जा सकते हैं, बॉम्बिंग टाइप साउंड आया है। अब ये पता नहीं क्या हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तेहरान के इर्द गिर्द जब धमाके हुए। अच्छा जनाब अली, हिजबुल्लाह के हवाले से इजरायली मीडिया यह कह रहा है कि इजराइल एक मेजर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ, क्योंकि हिजबुल्लाह तैयारी कर रही है टू इंटरवीन इन द इवेंट ऑफ अटैक ऑन ईरान। चूंकि हिजबुल्लाह ईरान जंग में शामिल होने जा रही है, तो इजराइल फिर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है ना, ये दुनिया में ये सिर्फ इजराइल ही करता है। वैसे इसको दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक आप नहीं कर सकते, ये इलीगल है। तो जाहिर है इजराइल खुद कौन सा लीगल है, वो तो खुद एक नाजायज रियासत ही है।
तो ये प्रियम्पटिव स्ट्राइक की तैयारी अब हिजबुल्लाह के खिलाफ कर रहे हैं मेजर। हिजबुल्लाह के चीफ ने कुछ देर पहले स्पीच की है। देखें, 1 साल से बमबारी और अमेरिका का मुसलसल प्रेशर, फिर भी हिजबुल्लाह को डिसार्म नहीं कर सका है। तो इसमें डिफीट हुई है ना, इजराइल और अमेरिका को डिफीट हुई है। 1 साल से बमबारी भी कर रहे हैं और प्रेशर भी डाल रहे हैं। क्या इसके नतीजे में हिजबुल्लाह डिसार्म हो गई है? जो सर्वाइव कर रही है ना, और मैंने आपको बताया कि गोरिल्ला फोर्सेस ने सर्वाइव ही करना होता है, तो सर्वाइव वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नॉट अ स्टोन विल रिमेन अपॉन अ स्टोन, सब कुछ मलिया मेट कर देंगे। यह टर्म है कि कोई ईंट पर कोई स्टोन पर बाकी नहीं बचेगा, ठीक है ना, यानी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। कोई एक दीवार भी आपको सही सलामत खड़ी नजर नहीं आएगी, सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे, जिसको हम अपनी टर्म में कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे। एंड नो वन विल बी स्पेयर्ड इफ दिस रेजिस्टेंस इज नॉट स्पेयर्ड, और फिर कुछ भी हमारे हमलों से बचेगा नहीं। हम बहुत बहुत तबाह कुन हमला जब करेंगे, फैसला कुन हमला हम करेंगे। वी स्टैंड विद ईरान एंड इट्स पीपल एंड इट्स लीडरशिप, ईरान के साथ हम खड़े हैं और इस जंग में साथ होंगे। उधर इजराइल हमले की जब वो तैयारी कर रहा है, उधर जो अमेरिकी जासूस तैयारे हैं वो देखे जा रहे हैं। उधर शाम के अंदर बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। अल शरा की फोर्सेस जब वो डिप्लॉय कर रही हैं, मजीद आगे बढ़ रही हैं। ऊपर जनाबे अली अमेरिका के जो जेट्स हैं वो नॉर्दर्न सीरिया में फ्लाई कर रहे हैं, जहां पर क्लैशेस नीचे हो रहे हैं। अल शरा की फोर्सेस बैक्ड बाय टर्की, उनकी कुर्दिश फोर्सेस के साथ लड़ाई जा रही है, और ऊपर अमेरिकी जहाज इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं। और उधर अमेरिका ने धमकी दिया है कि रुक जाओ, वगरना तो वो मिलिटरीली भी क्या इंटरवीन करेंगे क्या। देखें, ये बहुत बड़ा वाक्य हुआ ना, टर्की खुलकर अब भैया एसडीएफ को सबको पता है कि अमेरिका सपोर्ट करता है, तो एसडीएफ के ऊपर टर्की ने जंग छेड़ दी है। टर्की की मर्जी के बगैर ये अल-शरा अटैक नहीं कर सकता। तो ये टर्की की जानिब से एक बड़ा क्लियर मैसेज है। और इस फाइट से अब ये आगे बढ़ती है या इसमें भी कोई मामलात फिलहाल रुक जाएंगे, आरजी सा सीज फायर हो जाएगा, लेकिन इस बैटल ने एक बात वाजे कर दी है कि यहां पर तय कुछ भी नहीं होगा। कुछ देर के लिए रुक जाएंगे, फिर शुरू हो जाएंगे, ये तय नहीं होगा। और टर्की और इजराइल की जो जंग है ये नेचुरल है, ये होनी ही होनी है। यानी एक प्रॉक्सी वॉर, डायरेक्ट वॉर की हम कोई बात नहीं कर रहे, एक प्रॉक्सी वॉर जो कि अल्टीमेटली, जैसे अब ईरान और इजराइल 20 साल तक एक प्रॉक्सी वॉर ही लड़ते रहे ना, अब डायरेक्ट वॉर लड़ रहे हैं। तो इसी तरह टर्की की डायरेक्ट वॉर और प्रॉक्सी वॉर दोनों के खतरात हैं। ये होनी होनी, ये फितरी है। क्यों? क्योंकि इजराइल की जो पॉलिसी है वो एक्सपैंड करने की है टर्की के इंटरेस्ट के खिलाफ। ईस्ट मेडिटेरियन सी में, लेबनान में, शाम में इजराइल ने एक्सपैंड करना है। और टर्की और फिर सोमालीलैंड, वहां टर्की बैठा हुआ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो वहां हर जगह वो टर्की को तंग कर रहा है। इजराइल टर्की के मफादात के खिलाफ एक्सपैंड कर रहा है, तो टर्की अफोर्ड नहीं कर सकता। टर्की एक तबाह हाल सीरिया अफोर्ड नहीं कर सकता। टर्की ईस्ट मेडिटेरियन सी में साइप्रस और यूनान को दी जाने वाली मदद अफोर्ड नहीं कर सकता। सोमालीलैंड में इजरायली खेल को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो लड़ाई होनी होनी है और कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। ये जो टर्की आज ईरान की मदद कर रहा है, टर्की की मदद इस वक्त जारी है। ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट हो रही है और भी बहुत सारी सपोर्ट जब वो हो रही है, तो उसके पीछे ये बुनियादी वजह है। और ये एक फितरी अलायंस है जो इस वक्त बन रहे हैं पाकिस्तान और टर्की का और सऊदी अरेबिया का। ईरान को फिलहाल उन्होंने शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि अमेरिका फिर नाराज हो जाएगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा अभी अवॉइड कर रहे हैं ईरान को। सो वायलेशंस कंटिन्यू, इजरायली इनकर्जन रिपोर्टेड इन सदर्न सीरिया। उधर से इजरायली फौज भी घुस गई है आगे। इजरायली मीडिया, अगर अमेरिकन ने इंटरवीन नहीं किया इमीडिएटली तो हम करेंगे और सूरत हाल बहुत तेजी के साथ डेटरीट करेगी। उधर इजराइल धमकी लगा रहा है कि अमेरिकन जब इंटरवीन करें। खैर ये काफी गंभीर मामला है और इसमें अगर ईरान जंग छिड़ गई तो आप देखिए ये रीजनल वॉर है या नहीं है, ठीक है ना। सारे फ्रंट्स खुल रहे हैं। ट्रंप ने उर्दुगान और प्रेसिडेंट सीसी को कहा है कि वो भी गजा की जो पीस काउंसिल है उसमें शामिल हो जाएं। ये सब एक डिसेप्शन है और ये काम नहीं करेगा। वो ट्रंप ने खुद से अनाउंस कर दिया और उसका मकसद ये है कि हमास को जाकर डिसार्म करना है। अच्छा, उसमें जैरेड कुशनर भी शामिल है, उसमें स्टीव विटकॉफ भी है। अंदाजा करें, ठीक है ना, जिन्होंने तबाह किया है वही पीस काउंसिल का हिस्सा है। तो ये काम नहीं करेगा। और एक मैं चीज आपको और बताऊं कि इस रीजन का जो ऑर्डर है, जो रीजन का जो फ्रेमवर्क है, वो ओवरऑल फॉल कर रहा है।
इस रीजन के हवाले से जो फ्रेमवर्क था वो ये था कि इजराइल और उसके रीजनल पार्टनर्स और सुपरवाइज्ड बाय या सपोर्टेड बाय या लेड बाय अमेरिका, ये इस तरह से काम करेंगे। यानी रीजनल पार्टनर्स इजराइल और अमेरिका, इन सब के मफादात एक होंगे और ईरान जैसी ताकतें या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, इनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा और उसके बाद अगर कोई और ताकत होगी तो उसको किया जाएगा। इजराइल एंड इट्स रीजनल पार्टनर्स, ये था इसका फ्रेमवर्क। अब इजराइल और इसके रीजनल पार्टनर्स कहां बचे हैं? कौन है रीजनल पार्टनर इजराइल का? कहीं इजराइल और किसी के मफादात इस वक्त एक हैं, एक खलीजी रियासत को छोड़कर? क्या कतर और इजराइल के मफादात एक हैं? क्या टर्की और इजराइल के मफादात एक हैं? क्या सऊदी अरेबिया और इजराइल के मफादात एक हैं? क्योंकि इजराइल तो यमन में सऊदिया के खिलाफ उसने इकदाम उठाया, सोमाली लैंड में वो उठा रहा है, सूडान में वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ वेपन दे रहा है, शाम में वो टर्की के खिलाफ दे रहा है। तो ये रीजनल पार्टनर्स बचे कहां हैं? तो वो ओवरऑल जो एक फ्रेमवर्क था, यानी ये एक बड़ी तब्दीली आ रही है जो जरा स्लोली आ रही है, कि ये था कि भाई ये इजराइल के साथ मिलकर चलेंगे। तो ये मुल्क अपनी उसी अंदाज से तैयारी कर रहे थे कि ठीक है अब हम इजराइल के साथ मिलकर ही चलेंगे, लेकिन इजराइल की एक्सपेंशन अप्रोच ने इनको अब ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो इजराइल के साथ नहीं चल सकते हैं। ज़ाहिर है फिर रातों रात तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो एक ग्रेजुअल तब्दीली आ रही है जिसका नतीजा आप डिफरेंट अलायंसेस में देख रहे हैं, ठीक है ना। ये उसी तब्दीली का नतीजा है। ट्रंप कह रहा है कि मैं टैरिफ लगाऊंगा अगर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया गया ग्रीनलैंड के हवाले से। हमें ग्रीनलैंड चाहिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। कनाडा ने डेनमार्क को सपोर्ट किया है ट्रंप के ग्रीनलैंड के रिमार्क्स के बाद, और इस वक्त डेनमार्क का जो कैपिटल है वहां पर बड़े मुजाहरे हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। कनाडा ने जनाब अली चाइना के साथ एग्रीमेंट करते हुए 100% जो कस्टम ड्यूटी है उसको डिक्रीज किया है चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से, और इसके बदले में चाइना कस्टम ड्यूटी कम करेगा कैनेडियन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह से मुल्क और ये सारे कनाडा, यूरोप के अभी डिफरेंट मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल ये मुल्क जो है वो अमेरिका से दूर हो रहे हैं। तो कनाडा का ये अलायंस जो है वो या उनका एक ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज अमेरिका की निस्बत चाइना के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा स्मूथ हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। तो खैर एक ऑर्डर से हम डिसऑर्डर की तरफ जा चुके हैं। ईरान के हाथ जब वो ट्रिगर पर हैं और वो किसी डिसेप्शन में नहीं है, उनके कमांडर्स कम्बैट पोजीशन में हैं। किसी भी वक्त जब वो हमला हो सकता है, ट्रंप ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। ज़ाहिर है अब हमला तो होना है, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि आने वाले घंटों, दिनों और हफ्तों के अंदर किस तरह के इवेंट्स होंगे। लेकिन ये जंग जिस तरह से वो सोच रहे हैं कि कंट्रोलेबल होगी और वो अपने नतायज निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज और आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।